स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी होंगे, होना भी चाहिए। चलिए, तो आज हम लोग ज़्यादा समय न ख़राब करते हुए आपके लिए एक बहुत छोटी सी बात लेकर के फिर हम हाजिर हो गए आपके सामने। और इस बार का जो टॉपिक है वो होगा पावर, क्योंकि पावर में भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है। कभी कहते हैं कि पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, टोटल पावर क्या होगा, नेट पावर क्या होगा, एवरेज पावर क्या होगा, यानी ऐसे ऐसे सबसे हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसी कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है पावर। और छोटा सा टॉपिक है, अपना पर्पज़ केवल आपके जो मिसकॉन्सेप्शन है उन्हें रिमूव करना है, बाकी तो आप खुद ही कर लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग पढ़ते लिखते रहते हैं। तो फिर टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है बिना किसी टाइम को ख़राब किए हुए। तो आगे हम लोग लौट करके अपने टॉपिक पे चलिए। तो टॉपिक है आज का अपना पावर। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई पावर की। तो देखिए, पावर वही होता है जो आप लोग जानते हैं, भाई मैं भी बताऊंगा। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। कोई भी वर्क आप कर रहे हैं तो किस रेट से, यानी पर यूनिट टाइम कितना वर्क आप कर लेते हैं, इस बात को हम लोग कहते हैं पावर। यानी तो पावर क्या होगा भाई? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग कहते हैं पावर। तो पावर हो गया भाई रेट ऑफ डूइंग वर्क, या हम लोग इसी को कहते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगा? पावर होगा। और इस पावर के लिए जो हम लोग फार्मूले इस्तेमाल किया करते हैं वो फार्मूला होता है भाई, यानी पावर इज इक्वल टू आप कहते हैं वर्क अपॉन टाइम। तो पावर हो गया भाई वर्क अपॉन टाइम। अब अगर इसकी यूनिट लिखना चाहें हम लोग यूनिट, तो इसकी जो यूनिट होगी पावर के लिए तो हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं भाई। जैसे वर्क है तो हमने लिख दिया जूल, और टाइम हो गया तो लिख दिया सेकेंड। तो यूनिट हो गई यहाँ पे जूल पर सेकेंड। और इस जूल पर सेकेंड को ही हम लोग कह देते हैं जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को हम लोग कहते हैं वॉट। तो जूल पर सेकेंड यानी कितने जूल एक सेकेंड में वर्क हो रहा है, यूनिट टाइम में, यूनिट सेकेंड में, एक सेकेंड में जो भी वर्क हो रहा है वो क्या हो गया भाई? पावर हो गया। तो पावर को हमने मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाई वो क्या है? जूल पर सेकेंड, या जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या कह लेते हैं भाई? वाट। इसके अलावा देखिए, वाट तो हमने कह लिया। आगे अब जो वाट लिखा था जिसको हम लोगों ने कहा था जूल पर सेकेंड, तो ये जूल पर सेकेंड जो है जिसको हम लोगों ने अभी वाट का, ये तो है एसआई यूनिट। तो ये हो गई भाई एसआई यूनिट। इसके अलावा अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट होती है भाई जूल की जगह पे हम लोग लिखेंगे अर्ग, और टाइम की यूनिट वही होगी सेकेंड। तो ये हो गया अर्ग पर सेकेंड, ये हो गई भाई सीजीएस यूनिट। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं पावर के लिए। जैसे एक होती है मैकेनिकल यूनिट। तो जो मैकेनिकल यूनिट होती है, मैकेनिकल यूनिट को हम लोग कहते हैं हॉर्स पावर। तो ये हॉर्स पावर जो होती है वो पावर की मैकेनिकल यूनिट होती है। अब इस हॉर्स पावर को अगर हम एसआई यूनिट में चेंज करना चाहें तो इस एसआई यूनिट के लिए इसका जो कन्वर्जन होता है वो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। और वाट का मतलब जूल पर सेकेंड हो गया। तो ये इतनी सी यूनिट यूज़ करते हैं।
अब इसके अलावा जो बिजली विभाग है आपका, वो बड़ी बड़ी यूनिट यूज़ करता है। कौन सी यूनिट होती है? जैसे बोल दिया किलोवाट, तो किलोवाट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो किलोवाट का मतलब होगा 1000 वाट, यानी 1000 वाट को हम लोग क्या कहते हैं? 1000 वाट। ऐसे ही और भी बड़ी बड़ी यूनिट होती हैं, मेगावाट, है ना, किलोवाट, मेगावाट, बड़ी बड़ी यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को चेंज कर लेंगे मेगा में, यानी 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो भाई 1 मेगावाट अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा, 1 मेगावाट इज इक्वल क्या हो जाएगा? 10⁻6 वाट। तो ये पावर की यूनिट हो गई। अब अगर आप पावर के लिए डायमेंशनल फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला अगर आप इसका लिखते हैं तो डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। डायमेंशन लिखेंगे तो जूल का देखिए डायमेंशन होता है ml/2 T-2, और सेकेंड का डायमेंशन हो गया T। तो यहाँ जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हो जाएगा ml/2 T-3। तो ये पावर के लिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई पावर से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक सी बातें जो आमतौर पे सभी लोगों को पता होती हैं। यहाँ पे कोई भी डाउट किसी को नहीं होता है। अब डाउट वाली बातों की तरफ चलते हैं। तो डाउट वाली जो बात है उसके लिए आ गए हम लोग, तो कहेंगे यहाँ पे जो पावर है, इस पावर को दो तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। एक को हम लोग कह लेते हैं एवरेज पावर, तो ये हो गया भाई एवरेज पावर, और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अब यहाँ से के ध्यान देने वाली बात होगी कि एवरेज पावर जो हम लोगों ने लिख रखा है, ये एवरेज पावर जो होता है, इस एवरेज पावर को कहते हैं टोटल वर्क डन इन गिवन टाइम इंटरवल, यानी टोटल वर्क डन अपॉन में लिखा जाएगा टोटल टाइम, यानी जो टाइम इंटरवल हमें गिवन है उस टाइम इंटरवल में कितना वर्क हुआ, तो वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे कहेंगे एवरेज पावर। अब इस एवरेज पावर को आपने लिख ही रखा है वर्क अपॉन टाइम, तो ये हो गया भाई वर्क अपॉन गिवन टाइम इंटरवल। यहाँ से हमें मिल गया एवरेज पावर। यहाँ भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब टेंशन की बात कहाँ से शुरू होती है? इंस्टेंटेनियस पावर। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो इंस्टेंटेनियस पावर, इसको हम लोग लिखते हैं dW/dt। अब dW/dt क्या हो गया? ये इंस्टेंटेनियस वर्क हो गया। इस इंस्टेंटेनियस वर्क को अगर हम चाहें तो लिखेंगे F.ds/dt। तो F भी वेक्टर है, ds भी वेक्टर है, तो यहाँ से जो पावर मिलेगा इंस्टेंटेनियस वो हो गया भाई F, और ds/dt हो गया वेलोसिटी। तो इसे हम लोग लिख देते हैं F.v, यानी F.v इस फार्मूले से जो भी हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं वो होता है इंस्टेंटेनियस पावर। टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम से जो कैलकुलेट करेंगे वो होगा एवरेज पावर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगर इतनी सी बात क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो इधर आ गए फिर हम लोग। अब देखिए जैसे इंस्टेंटेनियस पावर की बात है और ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और इस ऑब्जेक्ट पे यानी ये जो ब्लॉक है इस पे हमने इधर की तरफ एक फोर्स लगा रखा है F, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो पावर अभी अभी हम लोगों ने लिखा था F वेक्टर डॉट V वेक्टर, यानी ये हो गया FV cos थीटा। तो अब यहाँ जैसे ही हमें cos थीटा दिखाई पड़ा तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तुरंत याद हो गया कि cos थीटा यानी डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो ये पावर भी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है
और ज़ीरो भी हो सकता है। इन जनरल जो हम इंस्टेंटेनियस पावर के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो एफ डॉट वी होगा या एफ वी कॉस थीटा होगा। चलिए फिर हम लोग इधर आ गए, यानी इसी फिगर में अगर बात करें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से कम दिख रही है। तो अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू लिखते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी इस पर्टिकुलर केस में जो पावर है वो पावर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहीं पे अगर हमारे पास मान लीजिए ये ब्लॉक था और इस ब्लॉक देखिए इधर मूव भी कर रहा था अभी वेलोसिटी से, बट हमने जो इस पे फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में लगा दिया। अब फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो यहाँ वेलोसिटी और फोर्स के बीच में जो एंगल दिख रहा है वो मोर देन 90 डिग्री हो गया। अब मोर देन 90 डिग्री हो गया तो यहाँ अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू हमको नेगेटिव में मिलती, तो हम कहते कि यहाँ पे जो पावर होगा वो पावर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फिर इसके बाद में देखिए अगर यहीं पे हम कहें कि नहीं भाई ये जो ब्लॉक है हमारा, इस ग्राउंड पे ये जो ब्लॉक रखा हुआ है ये ब्लॉक तो मूव कर रहा है भी वेलोसिटी से, बट इसमें जो इस बार हमने फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स की डायरेक्शन तो ये हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया। तो अब इनके बीच में जो एंगल दिख रहा है वो हो गया 90 डिग्री और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे अब जीरो होने वाली है, क्योंकि कॉस 90 तो जीरो होता है। अब ये वैल्यू अगर जीरो हो गई तो यहाँ पे जो पावर है वो पावर क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी पावर मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। समझ गए भाई? तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है जो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और ज़ीरो भी है। ये बात भी क्लियर हो गई। और थोड़ा सा देखते हैं फिर इसको। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई तो फिर देखते हैं। अब यहाँ पे यही रीज़न है कि जब हम लोग बात करते हैं सर्कुलर मोशन की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कहेंगे यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो ऐसे घूम रहा होगा। अब यहाँ अगर कोई पार्टिकल इस पे रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, तो पार्टिकल के मोशन को क्या कहेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन कहेंगे। और इस सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि जब ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे होगा तो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो होगी इंस्टेंटेनियस इस तरीके से, और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगा, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाता है, तो पावर का क्या होगा, कहेंगे पावर हो गया ज़ीरो। यानी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो, पावर सप्लाई बाई सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम और देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ चुका है और ये ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये रेडियस भी है इसकी, लेकिन इधर भी एक फोर्स लगता है और इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब हम इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे, यानी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है देखो, ऐसे ये वेलोसिटी हो गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको दिख रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इस वेलोसिटी के बीच में भी एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी पावर सप्लाई क्या होगी, ज़ीरो होगी। यानी वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ीरो, वर्क डन बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़ीरो, तो फिर पावर सप्लाई बाई सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़ीरो होगा, पावर सप्लाई बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़ीरो होगा। तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई भी ना वर्क करेंगे ना पावर की सप्लाई होगी। इतनी बात भी क्लियर हो गई। तो अब आ गए हम लोग दूसरी बात पे। इनका तो पावर ज़ीरो हो गया। अब देखते हैं भाई, एक और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर बनाते हैं हम लोग, या तो कहेंगे होगा इनवर्ड इनटू द प्लेन,
या फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ पेपर होगा। यहाँ पर भी जब मैग्नेटिक फोर्स किसी पार्टिकल पे एक्ट करता है तो पार्टिकल हमारा जो है सर्कुलर मोशन करता है। अब पार्टिकल अगर इस सर्किल में घूम रहा होगा तो ये तो हो गया चार्ज पार्टिकल और ये हो गई वेलोसिटी। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा क्यू वी बी। तो मैग्नेटिक फोर्स भी हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होने की वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व कर रहे होते हैं या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ पर भी पावर होगा ज़ीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया। तो जो भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होंगे उनका पावर हमेशा ज़ीरो होगा। इतनी बात भी समझ गए होंगे। अब एक कुछ चीज़ें हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, वहीं से कुछ समझ में आने वाली बात है। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास में एक पार्टिकल है भाई, ये हो गया एक्स एक्सिस, इधर बना दिया मैंने वाई एक्सिस, और फिर हमने आपसे कहा कि ये पार्टिकल है, इसे हम प्रोजेक्ट करेंगे यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। अब इसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा। अब ये पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा होगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। यानी प्रोजेक्ट हमने इसे कब किया है, जीरो टाइम पे, और टी टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँच चुका है। अब टी टाइम पे जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसकी वेलोसिटी की तो ये डायरेक्शन हो गई। यहीं पे अगर हम बना लें, कहें कि ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, तो ये एफ एक्स एक्सिस बना लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद में देखिए, ये जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट इधर होना चाहिए वी एक्स और एक कंपोनेंट इधर होना चाहिए वी वाई। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन रिमेन अनचेंज। यहाँ जो वी एक्स का मैग्नीट्यूड है वो उतना ही होना चाहिए, कितना, यानी यू कॉस थीटा। तो वी वाई भी यहाँ पे कितनी थी, यू साइन थीटा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे सेम होगा, तो इस समय जो इसकी वेलोसिटी है वो तो रहेगी यू कॉस थीटा। और अगर फोर्स की बात किया जाए तो यहाँ फोर्स के नाम पे क्या होगा, वेट ऑफ पार्टिकल, ये हो गया फोर्स। अब ये फोर्स हो गया देखिए, और इधर ये हो गई वेलोसिटी यू कॉस थीटा। अब अगर हम यहाँ इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए यहाँ टाइम जीरो है, हमने मान लिया ये इस मोमेंट पे यानी टी टाइम पे पार्टिकल हमारा इस जगह पे था। तो वी वाई अगर कैलकुलेट करते तो ये होना चाहिए था यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब वेलोसिटी वेक्टर अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो ये हो गई वेलोसिटी वेक्टर। और फोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, माइनस एम जी जे कैप। अब पावर यहाँ हम जो कैलकुलेट करेंगे वो पावर होगा इंस्टेंटेनियस, यानी यहाँ पे एफ डॉट वी से पावर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें एवरेज पावर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है आपको पता है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो यहाँ जो मिलने वाला है वो हो गया एम जी यू कॉस थीटा प्लस एम जी यू प्लस नहीं माइनस होगा भाई, माइनस एम जी यू साइन थीटा प्लस हो जाएगा एम जी टी, यानी जगह कम है इधर लिख देते हैं
थोड़ा इधर से लिखते, वहाँ पे जगह कम थी। तो यहाँ जो पावर आपको मिल गया वो हो गया भाई माइनस एम जी यू कॉस थीटा माइनस एम जी यू साइन थीटा और हो गया प्लस एम जी स्क्वायर टी। तो ये हो गया भाई पावर। ये पावर मिला जो हमको, वो पावर कौन सा है? इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि हमने इसे कैलकुलेट किया है एफ डॉट वी से। तो एफ डॉट वी से जो पावर होगा वो कैसा होगा? इंस्टेंटेनियस पावर होगा। अब अगर मान लीजिए हमें इतने ही टाइम इंटरवल में एवरेज पावर निकालना होता, तो एवरेज पावर के लिए हमें लिखना पड़ेगा वर्क, और वर्क के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी डिस्प्लेसमेंट की, यानी हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। तो ये था अभी इंस्टेंटेनियस पावर। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर। अब यहीं अगर हमें एवरेज पावर कैलकुलेट करना होता तो हम लोग क्या करते? चलिए उसकी बात कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको इंस्टेंटेनियस पावर समझ में आ गया होगा। अब इंस्टेंटेनियस पावर समझ में आ गया तो फिर हम लोग बात करते हैं एवरेज पावर की। और एवरेज पावर के लिए भी हमने सेम क्वेश्चन सेलेक्ट किया। इधर एक्स एक्सिस बता दी आपको, इधर वाई एक्सिस, और फिर से हमने बोल दिया कि हमारे पास में कोई पार्टिकल है जिसे हम यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे और जीरो टाइम पे, और ये चल करके जब यहाँ कहीं पहुँचेगा तो टाइम क्या हो गया इसका? टी हो गया। ये कोई इंस्टेंटेनियस टाइम है, टी टाइम। तो इस टी टाइम तक टोटल कितना वर्क हुआ पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए देखिए इसकी जो इधर वेलोसिटी है वो तो है यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो होगी यू साइन थीटा, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड इसमें रिटार्डेशन है वो तो हो गया जी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिटार्डेशन होता नहीं। इतनी बातें तो हम लोगों को पहले से पता है। अब इतनी सी बातें पता है तो हमें कैलकुलेट करना होगा इस प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट। अब इस प्रोजेक्टाइल के डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये इनिशियल पोजीशन है और ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन, तो यही डिस्प्लेसमेंट है इस प्रोजेक्टाइल का। अब इस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहेंगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो इतनी सी डिस्टेंस दिख रही है ये हो गया इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्टेंस दिख रही है वो हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये बात भी समझ में आ गई। कहेंगे इतना तो हम पहले से जानते हैं। अब सब पहले से जानते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब हमें एस एक्स और एस वाई कैलकुलेट करना होगा सिंपली। तो एस वाई क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखा यू साइन थीटा इंटू टी, रिटार्डेशन है इसलिए कर दिया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट होता नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म रहेगी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपली इतना सा हो गया। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं हम, तो ये होता है यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं हम यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये हो गया जे कैप। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया भाई डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया तो फोर्स जो होगा इस पे वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, जिसे हम कहेंगे एम जी, यानी फोर्स तो एम जी हो गया। तो एफ वेक्टर जो यहाँ पे है वो हो गया भाई माइनस एम जी जे कैप। अब चाहिए था हम लोगों को पावर, तो इस पावर के लिए फिर हमने जो है पावर के लिए हमने यहाँ पे लिखा भाई कि पावर इज इक्वल टू होना चाहिए एफ वेक्टर और डॉट डी एस वेक्टर अपॉन में करना चाहिए था टाइम। तो एफ डॉट डी एस अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो उससे मिलेगा वर्क, और ये वर्क हो गया एफ डॉट डी एस किया। देखिए एफ है माइनस एम जी जे कैप,
डिस्प्लेसमेंट है यू कॉस थीटा टी आई कैप, तो इसका दो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है माइनस एम जी जे कैप, तो ये हो गया भाई माइनस एम जी यू साइन थीटा टी, और ये हो गया भाई प्लस एम जी हो गया, और फिर हो गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये इतना सा हो गया भाई वर्क। अब वर्क हो गया तो पावर तो वर्क अपॉन टाइम होता है, तो हमने लिख दिया भाई माइनस एम जी यू साइन थीटा टी प्लस हो गया भाई हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में जो टाइम लगा वो टाइम इंटरवल क्या हो गया टी, क्योंकि 0 टाइम पे तो मैंने प्रोजेक्ट किया था, टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो पावर हो गया भाई वर्क अपॉन टाइम। तो इस तरीके से हमने एवरेज पावर कैलकुलेट किया है। तो एवरेज पावर के लिए आप वर्क अपॉन टाइम और इंस्टेंटेनियस के लिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ देखिए पावर तो मिल गया, कितना मिल गया पावर, तो एक टी ख़त्म हो जाएगा और पावर यहाँ आपको बड़े आसानी से मिल गया। कितना मिला भाई पावर, तो ये हो गया पावर इज इक्वल टू माइनस एम जी यू साइन थीटा प्लस हो गया हाफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर टी, तो इतना सा पावर हो गया। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये पावर जो पावर है यहाँ पे वो पावर 0 कब होगा, तो पावर 0 कब होगा उसके लिए आप इसे 0 कर लीजिए तो टाइम मिल जाएगा कि किस टाइम पे पावर 0 होगा। अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टाइम किस टाइम पे पावर 0 होगा तो आप देखिए वो भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि अभी अभी आपने लिखा है पावर इज इक्वल टू माइनस एम जी यू साइन थीटा, फिर लिखा आपने हाफ एम जी स्क्वायर टी। अब अगर आप कर लें पावर 0 तो ये हो जाएगा माइनस का एम जी यू साइन थीटा प्लस हाफ एम जी स्क्वायर टी, तो यहाँ से टाइम जो आपको मिलेगा वो टाइम हो जाएगा, कितना टाइम होगा भाई, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, यानी इतने टाइम पे पावर क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, उसका रीज़न है कि जब आपने इसे प्रोजेक्ट किया था mg डाउनवर्ड था इस पे, और ये जब यहाँ से चल के यहाँ आ गया तो फिर वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पहले इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज हो रहा था, तो जितना नेगेटिव पावर था उतना पॉजिटिव पावर हो गया, फाइनली क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि यहाँ अब जो डिस्प्लेसमेंट बचा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और फोर्स जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो अब कोई वर्क नहीं होना है। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे एवरेज पावर आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ गए भाई। तो यहाँ पे एवरेज पावर क्या हो जाएगा 0, बट अगर इस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करना होता, यानी इसी मोमेंट पे कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, तो उस इंस्टेंटेनियस पावर के लिए देखिए फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हमने प्रोजेक्ट किया था इसको यू वेलोसिटी से, अब इधर क्या था यू साइन थीटा, इधर की तरफ हुआ करता था यू कॉस थीटा। आइडियल कंडीशन में हम लोग एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते, अब एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते तो इसके वापस आने की जो वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा हो जाएगी, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी यू कॉस थीटा हो जाएगी, और इसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स के नाम पे क्या लग रहा होगा वेट, वेट क्या हो गया mg। तो इस मोमेंट पे अगर हम एफ डॉट वी कर लें, एफ डॉट वी कर लें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। यानी अभी हम लोगों ने ये पता किया कि एवरेज पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर इस पर्टिकुलर केस में ये जानने की कोशिश की कि ये 0 कब होगा, और इस जब एवरेज पावर सप्लाई हमारी 0 है उस मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या है वो एफ डॉट वी से मिलेगा,
जो हो जाएगा mgu साइन थीटा। समझ गए भाई। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो हो जाएगा mgu साइन थीटा, क्योंकि mg और u cos थीटा परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इतनी सी बात क्लियर हो गई तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर आ गए तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे जिसका इंक्लिनेशन एंगल है थीटा, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है ये, और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में v यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो फिर इसमें कितने पावर की सप्लाई हो रही होगी, तो हमें फिर इसमें फोर्स देखना पड़ेगा। इसमें इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, तो फोर्स तो मिलेगा, एक तो इसका वेट हो गया भाई mg। अब इस mg को अगर हम रिजॉल्व करें तो इधर की तरफ तो आ जाएगा mg cos थीटा बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। अब अगर mg साइन थीटा की वजह से ये फोर्स लग रहा है तो इसे रिटार्ड होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स यहाँ पे ज़ीरो होगा। अब जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो वर्क भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। फिर आप कहेंगे पावर भी ज़ीरो होना चाहिए, नहीं, यही तो कन्फ्यूज़न है भाई। अब यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल एजेंट है ये कंटिन्यूअस पावर की सप्लाई दे रहा होगा। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात है यहाँ पे और हम कहें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या पावर बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट का जो पावर होगा वो हो गया एफ एक्सटर्नल डॉट वी, यानी ये हो गया एफ एक्सटर्नल इंटू वी, इतना पावर हो गया। और ये पावर कैसा है, पॉजिटिव है। अब यहीं पे अगर हम पावर कैलकुलेट कर रहे होते फ्रिक्शन का, पावर कैलकुलेट कर रहे होते फ्रिक्शन का, तो जब इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ फ्रिक्शन का पावर लिखते तो क्या होता भाई, फ्रिक्शन डॉट वी कर देते तो ये हो जाता फ्रिक्शन वी कॉस 180, यानी यहाँ जो फ्रिक्शन का पावर हो गया वो हो गया माइनस फ्रिक्शन वी। अब देखिए mg साइन थीटा की अगर बात करें कि इसका पावर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो इसका पावर लिख रहे होते तो ये भी हो जाता mg डॉट वी, यानी ये भी मिल जाता आपको mg वी कॉस 180, यानी माइनस mg वी यहाँ पर भी मिल गया आपको। अब देखिए एक्सटर्नल एजेंट का जो पावर है वो तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन फ्रिक्शन बैकवर्ड में लग रहा है, वेलोसिटी के अगेंस्ट लग रहा है, तो इसका पावर क्या हो गया, नेगेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी mg साइन थीटा जो लग रहा है, mg साइन थीटा होना चाहिए भाई, यहाँ पे लिखना है mg साइन थीटा। समझ गए भाई। तो ये फोर्स था mg साइन थीटा डॉट वी, यानी ये हो गया माइनस mg साइन थीटा वी, तो ये नेगेटिव हो गया। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ब्लॉक हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, तो हम कहेंगे mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन जो भी लग रहा है उन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो फिर इन दोनों का जो पावर है वो भी एक्सटर्नल एजेंट के पावर के बराबर होगा, और टोटल पावर क्या हो गया, फिर ज़ीरो हो गया। समझ गए भाई। तो ये इस तरीके से हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर का कैलकुलेशन करेंगे। इतना भी क्लियर हो गया होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है वहाँ चलते हैं हम लोग। प्रॉब्लम के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए आपको मिल गया ये ब्लॉक, और पता है कि ये जो ब्लॉक है हमारा वो इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, मास से इसका m,
और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो पावर सप्लाई ज़ीरो, क्योंकि फ्रिक्शन भी नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, अब इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ कुछ एक्सटर्नल फोर्स होगा। अब एक्सटर्नल फोर्स होगा तो एक्सटर्नल फोर्स तो वर्क करेगा। अब वर्क करेगा इसका मतलब है कि इसे कंटिन्यूअस पावर की सप्लाई हो रही है। तो हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख लें, जिस समय इसकी वेलोसिटी है v, तो वो होना चाहिए हाफ mv²। और अगर इसे हम डिफरेंशिएट कर लें dk/dt, तो हाफ m और इधर हो गया 2v dv/dt। अब देखिए ये जो dk/dt है, ये मिल गया आपको m dv/dt, और फिर क्या हो गया, v हो गया। m dv/dt तो हो गया फोर्स, तो F डॉट v क्या होता है, पावर। यानी ये जो F डॉट v है जिसे आपने कैलकुलेट किया है dk/dt से, वो तो पावर हो गया। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर। कौन सा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और कन्फ्यूजन होगा, बाद में क्लियर करते हैं। इतनी बात समझ गए। दूसरा काम भी यहाँ कर सकते हैं, अगर पावर हमें कैलकुलेट करना है तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखते हैं तो क्या होता है, mgh। इसे अगर हम डिफरेंशिएट कर लें du/dt, तो ये मिल गया भाई mg, और फिर होता dh/dt। अब dh/dt क्या है, हमने अगर इसे यहाँ से रिलीज़ किया है तो ये गिर रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा। अब नीचे आ रहा होगा तो इसकी जो हाइट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हाइट अगर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो mg कुछ वर्क कर रहा होगा। अब जिस रेट से mg वर्क कर रहा है, पावर सप्लाई हो गया वो। यानी इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये जो du/dt मिला उसे हमने लिख दिया भाई mg, और ये हो गया वेलोसिटी। अब mg हो गया भाई फोर्स, तो यहाँ मिल गया F डॉट v, और F डॉट v क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमें कैलकुलेट करना है तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी पावर, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई बाई एक्सटर्नल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, इसलिए एक्सटर्नल बोल के छोड़ देते हैं इसे। तो यहाँ से भी हम लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक और फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, थ्रस्ट फोर्स, है ना। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, जब सिस्टम का मास वेरी करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है या वो फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स। और थ्रस्ट फोर्स भी आप लोगों ने लिख रखा होगा कि जो थ्रस्ट फोर्स होता है उस थ्रस्ट फोर्स को लिखा जाता है V रिलेटिव dm/dt। तो ये थ्रस्ट फोर्स वहीं लगता है जहाँ पे सिस्टम का मास वेरी करता है, चेंज होता है। अब इसे समझने के लिए कि इसके पावर सप्लाई को कैसे लिखा जाए तो फिर थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो अब यहाँ जब थोड़ी सी मेहनत की बात आ गई तो हमने आपसे कह दिया ये हो गया कोई पाइप है, और इस पाइप से मान लीजिए पानी बाहर निकल रहा है। अब इस पाइप से पानी बाहर निकल रहा है, इसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया इसकी यूनिफॉर्म हो गई, तो इससे जो पानी बाहर निकल रहा है
वो जो ऐसे बाहर निकल के आ रहा होगा, उसकी अगर हम शेप देखें तो उसकी शेप भी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी। अब v वेलोसिटी से अगर पानी निकल रहा है जिसकी डेंसिटी है रो, v वेलोसिटी से अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है जिस लिक्विड की डेंसिटी है रो, तो ये लिक्विड dt टाइम पे इतनी सी डिस्टेंस चलेगा v dt। अब v dt डिस्टेंस चलेगा तो इसका अगर हम वॉल्यूम लिखें क्या होगा, तो dv होगा, और dv क्या हो जाएगा, ab dt। ये हो गया वॉल्यूम। अब यहाँ अगर इसके मास की बात करें कितना होगा, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा, तो इसे लिख देते ए रो वी, और ये हो गया dt। और यही अगर हम कर लें dm अपॉन dt, तो dm अपॉन dt क्या हो गया, ए रो वी हो गया। यानी ये dm अपॉन dt तो हमें मिल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, जो हो गया dm अपॉन dt, और मिला कितना, ए रो वी। यानी इस समय अगर हम थ्रस्ट फोर्स की बात करें तो जो थ्रस्ट फोर्स होगा, वो थ्रस्ट फोर्स जो लग रहा होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी इधर की तरफ होगा थ्रस्ट फोर्स। अब थ्रस्ट फोर्स इस पे अगर इस बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो हम फोर्स अगर यहाँ कैलकुलेट करें तो फोर्स हो गया, देखिए लिख रहे होते थ्रस्ट फोर्स जो होता v dm अपॉन dt। अब v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू सिलेंड्रिकल वेसल, कितनी है, v है, पाइप से तो v वेलोसिटी से निकल रहा है, तो v हो गया। dm अपॉन dt कितना हो गया, a रो v हो गया। तो यहाँ पे जो फोर्स हमें मिला वो हो गया a रो v स्क्वायर, यानी dm अपॉन dt कितना है, a रो v इंटू v कर दिया, तो हमें मिल गया थ्रस्ट फोर्स। अब अगर हम इसका पावर लिखें तो यहाँ पे इसका जो पावर होगा वो होना चाहिए थ्रस्ट फोर्स डॉट v कर देते, तो ये हो गया फिर a रो v क्यूब। तो ये थ्रस्ट फोर्स का पावर हो गया, यानी वेरिएबल मास सिस्टम का। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, तो इतनी बात तो ये क्लियर हो गई, इतना तो क्लियर हो गया कि थ्रस्ट फोर्स का पावर क्या होगा, a रो v क्यूब। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है वो देखते हैं। तो प्रॉब्लम के लिए देखिए, ये आपका वही सिलेंड्रिकल वेसल हो गया जिसकी बात हम लोग कर चुके। फिर हमने कहा कि इससे लिक्विड फ्लो कर रहा होगा कोई, ये लिक्विड भी देखो फ्लो कर रहा है इससे। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, a। पानी जब बाहर निकल रहा होगा तो सिलेंड्रिकल शेप में होगा। डिस्टेंस क्या लिखी थी हम लोगों ने, v dt। डेंसिटी क्या इसकी बता रखी है, हमने रो बता रखा है। फिर आपने dm अपॉन dt कैलकुलेट किया था, वो भी आपको मिल गया था a रो v। यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, इतना सब क्लियर है। अब अगर इस पानी की हम काइनेटिक एनर्जी लिखते तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती, हाफ mv स्क्वायर होती। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती। अब वेलोसिटी यहाँ पे मान लो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। यहाँ अगर हम dk अपॉन dt करते तो ये dk अपॉन dt क्या होता, dm अपॉन dt इंटू v स्क्वायर होता। अब ये हो गया भाई हाफ, और dm अपॉन dt कितना है, a रो v। फिर हमने कर दिया v स्क्वायर, तो यहाँ से जो मिला वो हो गया हाफ a रो v की पावर 3। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इससे पहले जो आपने कैलकुलेट किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसे आपने कहा था इंस्टेंटेनियस पावर है, हाफ mv स्क्वायर। यानी वहाँ पे क्या हो रहा था, वेलोसिटी चेंज हो रही थी, मास कांस्टेंट था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। वेरी क्या कर रहा है, सिस्टम का मास वेरी कर रहा है। तो मास वेरी कर रहा है तो हमें यहाँ जो मिला dk अपॉन dt, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम। यानी लिक्विड के केस में अगर पावर चाहिए थ्रस्ट फोर्स का, a रो v क्यूब हो गया, या इसे हम कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, जिसे पावर कहने में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये इन दोनों में बेसिकली फ़र्क है।
उम्मीद है कि ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो इसको आप रिवाइज़ करेंगे और नेक्स्ट टर्म पे हम आपको अब तक के जितने आए हुए क्वेश्चन थे वर्क और पावर के, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।